बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। हम पढ़ रहे हैं द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। चैप्टर 2 और 3 कल मैंने कवर किया था और इंशाल्लाह आज हम जो है चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों की आपकी शेयरिंग की वजह से जो है ये चैनल ज़्यादा ग्रोथ करेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों की हेल्प हो सकेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 19 जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स। अ रेवेन्यू ऑफिसर शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ to the contrary be subject as to the place, time and manner of performing his functions to the direction and control of the officer to whom he is subordinate। अच्छा जी, ये इतनी सी बात की हुई है कि जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं वो अपने से बड़े वाले सुपीरियर ऑफिसर के क्या होते हैं, मातहत होते हैं, यानी उनके ऑर्डर्स पर ही वो एक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम ऑफिशियल एक्ट्स में और प्रोसीडिंग्स में जो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं दी गई उसकी एब्सेंस में क्या है करेगा, वो बी सब्जेक्ट एज टू द प्लेस, टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग हिज फंक्शंस, कि वो उसी तरीके से उसी प्लेस पर, टाइम पर और उस मैनर में परफॉर्म करेगा अपने फंक्शंस, जैसे कि उसको डायरेक्शंस देगा कौन, उसका सुपीरियर अफसर, टू द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर टू होम ही इज सबऑर्डिनेट, जिसका वो सबऑर्डिनेट है। तो जिसका वो सबऑर्डिनेट है, जैसा वो उसे कहेगा कि तुमने इस तरह से इस जगह पर, इस वक्त पर और इस तरह से परफॉर्म करने हैं अपने फंक्शन, तो वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। फिर आता है पावर्स टू मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर। ये पढ़ लेते हैं क्या है 20 सेक्शन सबसेक्शन 1। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन केसेस इन विच अ प्रोसीजर हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस एक्ट। यानी जो है रेवेन्यू अफसरान का जो है वो रेगुलेशन करने के लिए, यानी उनके साथ किस तरह से डील करना है, क्या क्या उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, अगर वो इस एक्ट में प्रोवाइड, अगर कोई किसी चीज़ से रिलेटेड इस एक्ट में वो रूल्स प्रोवाइडेड नहीं है तो क्या करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ क्या है वो रूल्स बना सकता है। कौन से रूल्स बना सकता है, जो कि इस एक्ट में नहीं दिए गए और जो कि ज़रूरी हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के प्रोसीजर के साथ, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए जो रूल्स नेसेसरी हैं, जो प्रोसीजर नेसेसरी है लेकिन इस एक्ट में मौजूद नहीं है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, वो रूल्स वो बना सकता है, उसके पास ये पावर है, लेकिन उसके लिए वो गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेगा। ये इसको कहते हैं पावर्स टू मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर, यानी उन रूल्स बनाए जाएंगे जिनका प्रोसीजर जो है वो इस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, उससे रिलेटेड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा। फिर आ जाता है सबसेक्शन 2। द रूल्स में प्रोवाइड अमंग अदर मैटर्स फॉर द मोड ऑफ एनफोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ इजेक्टमेंट अंडर दिस एक्ट from and delivery of possession of immovable property, and rules providing for those matters may confer on any revenue officer all or any of the powers in regard to contempts, resistance and the like, which a civil court may exercise in the execution of a decree whereby it has adjudged ejectment from or delivery of possession of such property। अब वो कहते हैं कि जी रूल्स जो बनाएगा ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो क्या क्या मतलब है, क्या क्या मामलात में वो रूल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, किन किन के लिए वो रूल्स बनाए जा सकते हैं। द रूल्स में प्रोवाइड अमंग अदर मैटर, यानी दूसरे मैटर्स के साथ साथ जो है वो रूल्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर द मोड ऑफ एनफोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ द इजेक्टमेंट अंडर दिस एक्ट, यानी किसी रेवेन्यू अफसर को अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालना है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, फ्रॉम एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी,
और क्या है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन किस तरह दी जाएगी। एंड रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर दोज मैटर्स मे कॉन्फर ऑन एनी रेवेन्यू ऑफिसर और एनी ऑफ द पावर्स इन रिगार्ड्स टू कंटेम्प्ट, यानी कंटेम्प्ट रेजिस्टेंस लाइक केस जो क्या है अगर आता है इससे मामलात आते हैं कंटेम्प्ट के और रेजिस्टेंस के, तो क्या है तो जो है वो रूल्स इन सारी बातों से जो है ऐसे रूल्स बनाए जा सकते हैं और ऐसे रूल्स जो हैं वो इन सारे मामलात से ही डील करेंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। ये सारे वो मामलात हैं। फिर आता है सब सेक्शन 3, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन अ रेवेन्यू ऑफिसर मे रेफर एनी केस विच इज एम्पावर्ड टू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस एक्ट टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट एंड मे डिसाइड द केस अपॉन सच रिपोर्ट आफ्टर गिविंग द पार्टीज कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देखें जी, यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखी हुई है। ये इस पूरे जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट में आप अगर सिंपली एक दफ़ा रीड करें ना तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ आ रही इसीलिए तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक दफ़ा आप मेरा ये लेक्चर सुन लें तो आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर कोई रेवेन्यू अफसर चाहे तो वो उसके पास ये पावर है कि वो जो केस उसके पास पड़ा है वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को दे दे, ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए दे सकता है। अगर वो किसी और को दे तो वो ये कह सकता है कि तुम इस केस को क्या है इन्वेस्टिगेट करो। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं देते तो ये भी कह सकता है कि इस केस को क्या है डिस्पोज कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये रेवेन्यू सुपीरियर अफसर के पास ये पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट अफसर को केस या तो दे सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो या इसे ख़त्म कर दो और रिपोर्ट करो एंड मे डिसाइड द केस अपॉन सच रिपोर्ट आफ्टर गिविंग द पार्टीज कंसर्न। लेकिन क्या है पार्टीज़ को ये एक और मौका भी चाहे ना सुपीरियर अफसर तो वो एक और मौका दे सकता है पार्टीज़ को बाय रेफरिंग द केस टू हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर कि तुम इस केस को सुनो, इसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करो और पार्टीज़ को दोबारा सुनो और देखो कि अगर कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो चाहे तो दोबारा वो जो केस है वो रेफ़र कर सकता है किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। इतनी सी बात है। फिर है सेक्शन 21, पर्सनस बाय होम अपेयरेंस एंड एप्लीकेशंस मे बी मेड बिफोर एंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब कौन से लोग हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो देखते हैं कौन से लोग हैं। अपेयरेंस बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड एप्लीकेशन टू एन एक्ट्स टू बी डन बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट मे बी मेड और डन बाय द पार्टीज देमसेल्व्स और बाय देयर ऑथराइज्ड, यानी पार्टीज़ जिनका मसला है लैंड से रिलेटेड वो खुद भी क्या है अपीयर हो सकती हैं रेवेन्यू अफसर के सामने, या फिर उनका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट है, लीगल प्रैक्टिशनर यानी कोई उनका वकील है या कोई उनका और एजेंट है तो वो उसके थ्रू भी क्या है अपीयर हो सकती हैं किसके आगे, रेवेन्यू अफसर के सामने। Provided that the employment of an authorized agent or legal practitioner shall not excuse the personal attendance of a party to any case in which the personal attendance is specially required by an order of the revenue officer। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर कहेगा कि पार्टीज़ की जो है वो अपनी अटेंडेंस लाजमी है तो वहाँ पर पार्टीज़ को अपनी अटेंडेंस जाके देनी पड़ेगी, खुद पेश होना पड़ेगा। वो उसकी जगह अपनी जगह जो है उस वक्त लीगल प्रैक्टिशनर पेश नहीं कर सकते जब रेवेन्यू अफसर उन्हें तलब करे, यानी पार्टीज़ को खुद जब रेवेन्यू अफसर बुलाए तो वो पार्टीज़ को ही जाना पड़ेगा। फिर है नंबर 2, द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट अनलेस दैट ऑफिसर कंसीडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग दैट द फीस शुड बी अलाउड। देखें जी, लीगल प्रैक्टिशनर जो पेश होगा सामने आएगा उनके पार्टीज़ के बिहाफ पर, वो जो है उसकी फ़ीस की बात हो रही है कि वो जो है उसकी फ़ीस जो है वो अलाउ नहीं करेगा एज कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर unless that officer considers for reasons to be recorded by him in writing that the fees should be allowed। जब तक रेवेन्यू अफसर जो है उस लीगल प्रैक्टिशनर की फ़ीस अलाउ नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वो खुद जो है वो लिख कर नहीं दे देता कि इसको दी जानी चाहिए फ़ीस, ठीक है। फिर है पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, यानी रेवेन्यू अफसरों के पास ये पावर है कि वो
लोगों को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि कोई अगर एविडेंस चाहिए किसी केस में तो वो एविडेंस के लिए जो है उससे रेलेवेंट जो भी लोग हैं जिसके पास वो एविडेंस मौजूद होगा उसको वो तलब कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। सेक्शन 22 इससे डील करता है, बताता है सब सेक्शन 1 अ रेवेन्यू ऑफिसर मे समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसीडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस बिफोर हिम एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। यही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि वो अगर कोई पर्सन को समझता है कि ज़रूरी है इसका आना और इसका एविडेंस देना तो वो जो है रेवेन्यू ऑफिसर उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी केस उसके सामने है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस बंदे को समन कर सकता है, जो भी पर्सन कंसर्न है। फिर है सब सेक्शन 2 अ पर्सन सो समन शेल बी बाउंड टू अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन इन द समन्स इन पर्सन और इफ़ द समन सो अलाउज बाय हिज ऑथोराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। यानी उस पर्सन को जो है समन्स में जो टाइम और प्लेस मेंशन की गई है उसी टाइम पर और उसी प्लेस पर जो है जाकर अपीयर होना पड़ेगा। अगर समन्स में उसको अलाउ है कि वो उसकी जगह उसका लीगल प्रैक्टिशनर भी आ सकता है तो फिर वो अपने एजेंट को या लीगल प्रैक्टिशनर को भी अपने बिहाफ पर अपीयरेंस दिलवा सकता है, यानी वो अपनी जगह पे उनको भेज सकता है। फिर है प्रोवाइडेड दैट द एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 शैल बी एप्लीकेबल टू द रिक्विजिशन फॉर अटेंडेंस अंडर दिस सेक्शन। यानी एग्जाम्पशन दी जा रही है सेक्शन 132 और 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखें जी पर्दा नशीन औरत की अगर आप लें तो वो जो है उसको एग्जाम्पशन दे दी जाती है यहाँ कि अगर रेवेन्यू अफसर जो है वो खुद अपीयर पर्दा नशीन औरत नहीं होना चाहती तो वो अपने किसी एजेंट को भेज सकती है, उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन हासिल है। फिर है सब सेक्शन 3 द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन्स शेल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी मैटर रिस्पेक्टिंग विच ही इज एग्जामिन्ड और मेक्स स्टेटमेंट्स एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स रिलेटिंग टू एनी सच मैटर एज द रेवेन्यू ऑफिसर मे रिक्वायर। जो भी पर्सन जो है वो समन किया जाएगा उसकी फिर ये ड्यूटी है कि वो वहाँ जाकर सच बोले, ठीक है, सच ही बताए और जो है उस मैटर से रिलेटेड जो कुछ वो जानता है विच ही इज़ एग्जामिन और मेक स्टेटमेंट्स एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट और वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे जो उसके पास उससे रेलेवेंट हैं और सच बताए, ठीक है, रेवेन्यू अफसर के सामने। इतनी सी बात लिखी हुई है इस सब सेक्शन में। फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन 23। सेक्शन 23 समन्स टू बी इन राइटिंग्स एंड राइटिंग साइंड एंड सील्ड। अब देखते हैं कि ये जो समन्स हैं वो साइन और सील कौन कर रहा है। Every summons shall be in writing in duplicate and shall state the purpose for which it is issued and shall be signed by the revenue officer issuing it and if he has a seal shall also bear his seal। देखें जी जो भी समन्स होंगे उनके ऊपर साइन रेवेन्यू ऑफिसर के होंगे और उसकी सील भी लगेगी रेवेन्यू ऑफिसर की, और ठीक हो गया। और अगर उसकी कोई डुप्लीकेट है और उस पर भी नेसेसरी है तो साइन और सील उस पर भी लगेगी। फिर आ जाता है मोड ऑफ सर्विसेज ऑफ समन्स के समन दिए किस तरह से जाते हैं। सेक्शन 24 इससे डील कर रहा है। अ समन्स इश्यूज बाय रेवेन्यू ऑफिसर शेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड नंबर ए पर्सनली ऑन द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस्ड। यानी पहला तो ये है कि उस बंदे को खुद पर्सनली उसको सर्व किए जाएँ समन्स। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को सर्व किए जाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्या है एन एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजली रिजाइडिंग विद हिम, कोई बड़ा उनके ख़ानदान का मेंबर है, कोई बाप है उसका, तो उसको दे दें। तो इस तरह से भी समन्स जो है वो सर्व हो जाते हैं। फिर नंबर 2 में क्या है, इफ सर्विस cannot be effected in the manner provided in subsection 1 or if acceptance of service is refused। यानी सबसेक्शन 1 के तहत जो हमने कहा कि है इस तरह से समन्स को सर्व कर दिया जाए या उसको पर्सनली दे दिए जाए या उसके किसी एजेंट को पहुंचा दिया जाए समन या उसके किसी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को दे दिया जाए, अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा। इफ सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 और इफ एक्सेप्टेड इफ ऑफ सर्विस इज़ रिफ्यूज्ड, और या फिर जो है समन्स की जो है एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी। तो समन्स में तो फिर रेवेन्यू अफसर क्या करेंगे, द समन्स मे बी सर्व्ड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ एट द यूजुअल और लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ एड्रेस्ड। यानी उसकी जो पहले वाला पता जो भी था, जो भी उनके पास है, उसी
लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर उसको समन्स जो है वो भेज दिए जाएंगे। और इफ़ दैट पर्सन डज नॉट रिजाइड इन द डिस्ट्रिक्ट इन विद द रेवेन्यू ऑफिसर इज अप्लाइड एंड द केस टू विद द समन्स रिलेट्स हैज़ रेफरेंस टू द लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट द समन्स मे बी सर्व्ड बाय। और अगर वो बंदा जहाँ पे वो रहता था अब वो वहाँ नहीं रहता और रेवेन्यू ऑफिसर जो है वहाँ पे उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो जिस बंदे को समन सर्व करने हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मौजूद, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? फिर समन्स में बी सर्व्ड बाय नंबर ए sending it by post to the collector of the district in which that person has his usual residence, who shall cause it to be served in accordance with the provisions contained in subsection 1। तो फिर वो जो समन्स है वो भिजवा देगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जहाँ पे उस बंदे की रेजिडेंस वो यूजुअली रिजाइड करता है, यानी ज़्यादातर जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंस उसकी पाई जाती है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जो है पहले वाला जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का वो भेज देगा समन्स। और फिर जब उस दूसरी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को समन्स मिल जाएंगे तो वो उसी तरीके से देगा आगे समन्स, जैसे कि सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं, पर्सनली पहुंचा देगा उस बंदे को या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट को या डेलमे मेंबर को। तो फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बी में बताया गया है अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द समन्स ऑन सम कंस्पिक्यूअस प्लेस इन और नियर द स्टेट वेयर इन द लैंड इज सिचुएट। जहाँ पर उसकी ज़मीन मौजूद है वहाँ पर किसी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस यानी किसी वाज़िया जगह पर साफ, जहाँ पे साफ नज़र आए, वहाँ पे जाके समन्स को क्या कर दिया जाएगा? चिस्पा कर दिया जाएगा, ताकि वो जब भी गुजरे जो कोई देखे उसका रिलेटिव वो पढ़कर उसे बता दे। फिर है सब सेक्शन 3, if the summons relates to a case in which the person having the same interest or so numerous that personal service on all of them is not reasonably practicable, it may, if the revenue officer so directs, be served by the delivery of the copy thereof to such of those persons as the revenue officer nominates in this behalf and by proclamation of the contents thereof for the information of other persons interested। देखें जी, अगर समन रिलेट करते हैं एक से ज़्यादा लोगों को, पर्सनस की बात आ रही है यहाँ पे, तो उन सब का जो है इंटरेस्ट जो है वो सेम है। तो वहाँ पे अगर एक बंदे को भी पता चल जाएगा, अब देखें जी इकट्ठे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो केस चल रहा है, उसमें यानी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट भी है तो उसमें जो है एक बंदे का नहीं है, कोई 4, 5, 10 लोगों का है। अब आप खुद ही एग्जांपल ले लें, अगर एक बंदे को नोटिस सर्व हो गया है कि इस डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको तलब किया जा रहा है, जो जो इससे कंसर्न है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? वो दूसरों को बताएगा। तो इसमें ये कंसिडर किया जाएगा कि समन सर्व हो चुके हैं। अगर ये मामला भी नहीं है तो फिर रेवेन्यू अफसर क्या करेगा? ड्रम बीट जी पुराने ज़माने में होता था, ढोल की थाप पे जो है वो ऐलान किया जाता था कि जी फ़लाँ को फ़लाँ जो है वो तलब किया जा रहा है, तो फिर ढोल बजा के बताया जाएगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? अ रेवेन्यू असम 4 कहता है, अ समन्स में इफ़ द रेवेन्यू ऑफिसर सो डायरेक्ट बी सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम्ड देयर इन आइदर इन एडिशन टू और इन सब्सटीट्यूशन फॉर एनी अदर मोड ऑफ सर्विस बाय फॉरवर्डिंग द समन्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पर्सन कंसर्न। देखिए जी, पोस्ट के ज़रिए भी समन्स को भेजा जा सकता है, जो भी ऊपर ज़राए बताए गए हैं उन तरीक़ों से भी भेजा जा सकता है, वो नहीं तो दूसरे तरीके जो बताए गए उनके तरीके से मतलब सब्सटीट्यूट किया जा सकता है मोड, और समन्स को फॉरवर्ड किया जा सकता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पर्सन, यानी ये जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से हम जो है समन्स को भेजते हैं ना, इसको कहते हैं जी रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर आता है सब सेक्शन 5, when a summon is forwarded as aforesaid, the revenue officer may presume that the summons was served at the time when the letter would be delivered in the ordinary course of post। यानी जो है ऑर्डिनरी कोर्स जो है उसमें जो है जब एक ख़त पहुंचता है एक आदमी के पास और उसे रिसीव हो जाता है, जिस टाइम पर जिस वक्त वो उसको पहुंचाया जाता है, ख़त पहुंचाने की भी तो एक टाइमिंग होती है ना पोस्ट ऑफिस वालों की, तो उसी टाइम में जो है समन्स को भी पहुंचाया जाएगा। तो व्हेन समन इज़ फॉरवर्डेड एज ए फोर्स, जैसे कि समन्स जो है पहले बताया गया वैसे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, द रेवेन्यू ऑफिसर में प्रिज्यूम, तो रेवेन्यू ऑफिसर यही प्रिज्यूम कर लेगा, यही समझ लेगा कि समन्स जो हैं वो सर्व हो गए हैं उसी वक्त पर जैसे कि एक ख़त पहुँचा दिया जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में। फिर आ जाता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। फिर आगे बढ़ते हैं सब 25 सेक्शन सब सेक्शन 1, अ नोटिस और ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सर्विस ऑन एनी पर्सन शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24 ऑफ और द सर। देखें जी, अगर किसी बंदे की जो है किसी को नोटिस देना है, कोई उससे सर्विस रिक्वायर है,
यानी तो फिर क्या होगा, उसको भी उसी तरह समन दिए जाएंगे जैसे का तरीका ऊपर बताया गया सेक्शन 24 में समन्स का। फिर है सबसेक्शन 2, नो सच नोटिस ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ शैल बी डीम्ड वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर इन द नेम और डिजिग्नेशन ऑफ एनी पर्सन रेफर टू देयर इन अनलेस सच एरर हैज़ ओकेजन सब्सटेंशियल इनजस्टिस। देखें, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है समन्स में लिखने में, कोई नाम की थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बड़ी गलती नहीं है, यानी जो कोई इनजस्टिस काज कर देगी, ऐसी कोई गलती नहीं है, कोई छोटी मोटी गलती है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो यही समझेगा कि नोटिस सर्व हो गया है, समन्स पहुंच गए हैं। मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन देने का क्या जी मोड है। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर मोड ऑफ पब्लिकेशन विच मे बी प्रेस्क्राइब बाय और अंडर दिस एक्ट बी मेड बाय बीट ऑफ ड्रम और अदर कस्टमरी मेथड एंड बाय फिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ एन कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन और नियर द लैंड टू द विच इट रिलेट्स। वही बात जी, प्रोक्लेमेशन जो है वो जो है ऊपर बताए गए उन तरीक़ों से जो है वो दी जा सकती है। पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की जा सकती है, मेड बाय बीट ऑफ ड्रम, ढोल बजा कर बताया जा सकता है, या फिर कोई भी कस्टम है तो उस कस्टम के अकॉर्डिंग, और या फिर कोई भी जो है सामने आवेज़ा कर दिया जाए किसी उसकी लैंड के जो है वो चिपका दिया जाए, तो वहाँ पे भी जो है वो नोटिस वो समन सर्व हो जाते हैं, प्रोक्लेमेशन हो जाती है। फिर आ जाता है इंक्वायरीज अंडर दिस एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कौन सी इंक्वायरीज जो हैं उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग समझा जाएगा इस एक्ट के तहत, यानी सेक्शन 27 उनसे डील कर रहा है। अगर कोई भी इंक्वायरी जो है वो इस एक्ट के तहत नहीं होगी, यानी इस सेक्शन के तहत नहीं होगी, तो आपने समझ लेना है कि वो क्या है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। नंबर 1, सेक्शन 27 सबसेक्शन 1, every inquiry under this act shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193, 219 and 228 of the Pakistan Penal Code 1860। ये जो हैं ये आपने सेक्शंस पढ़ लेने हैं। यहाँ पे कुछ फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जाता है और इस तरह से ये मामलात हैं 193, 290 और 228 के, तो ये आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड 1860 को खोलें और अभी देखें। तो अब इसमें क्या है कि एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, हर इंक्वायरी जो है वो इस एक्ट के तहत वो कंसीडर की जाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, यानी इन सेक्शंस के मीनिंग को भी कंसीडर करती हो, इन सेक्शंस के अंदर जो मतलब दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। एंड द रेवेन्यू ऑफिसर होल्डिंग एंड इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट, और जो भी रेवेन्यू ऑफिसर इस इंक्वायरी को करेगा उसको कहेंगे हम क्या, कि वो कोर्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ सच इंक्वायरी, इस इंक्वायरी के लिए वो कोर्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है सब सेक्शन 2 जो क्या बताता है, एवरी हेयरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी इन पब्लिक एंड द पार्टीज और देयर अथोराइज्ड एजेंट शैल हैव ड्यू नोटिस टू अटेंड, और जो भी ये हेयरिंग और डिसीजन वगैरह इस इंक्वायरी में होगा ना वो पब्लिक होगा, यानी सबके सामने होगा, और पार्टीज़ और अथोराइज्ड एजेंट जो भी हैं उनके शैल हैव, और उनको नोटिस होगा कि उन्होंने अटेंडेंस देनी है अपनी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने। फिर आता है जी लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसरों की लैंग्वेज कौन सी होगी, यानी कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। देखते हैं, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी कोर्स इन एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन देगी और बताएगी कि इस पर्पज़ के लिए और इस एक्ट के लिए कौन सी जो लैंग्वेज है उसको बनाया जाना चाहिए ऑर्डिनरी यूज़ के लिए, तो कोई भी प्रोविंस में कौन सी लैंग्वेज फॉलो होगी वो को गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन। अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, ठीक है। अब जो है डिफ़ॉल्टर कौन है, पहले आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि डिफ़ॉल्टर वो बंदा है जिसने कोई बकाया जात देने थे अपने लैंड रेवेन्यू के, तो उसने नहीं दिए, तो वो क्या कहेगा, वो हम कहेंगे कि वो डिफ़ॉल्टर है। और डिफ़ॉल्टर की अगर किसी ने श्योरिटी दी हुई थी, कोई बंदा श्योरिटी था और उसने भी मतलब डिफ़ॉल्ट किया है, उससे भी लैंड रेवेन्यू का पूछा गया लेकिन उसने भी नहीं दिया, तो वो भी कंसीडर होगा लैंड, वो भी कंसीडर होगा डिफ़ॉल्टर। तो इस यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट अ डिफ़ॉल्टर मे बी अरेस्टेड, तो उसको अरेस्ट कब करेगी, यानी देखें जी लैंड रेवेन्यू कभी माफ़ नहीं किया जाता। लैंड रेवेन्यू तो इस तरह से वसूली होती है जैसे आप समझ लें कि हक महर की वसूली होती है, यानी इसकी माफ़ी नहीं है, ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू हर हाल में देना पड़ता है आपको, ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ये वो ज़रूर लेती है और इसकी में आपको कोई बचत छूट वगैरह नहीं मिल सकती है। तो जो भी डिफ़ॉल्टर होगा अब उसको भी उसी तरीके से अरेस्ट किया जाएगा जिस तरह से एक बंदे ने पैसे देने थे नहीं दिए, तो अब उसको क्या है, उसको अरेस्ट करेगी ना कोर्ट।
तो इसी तरीके से वो वारंट का यहाँ पे बात हो रही है कि वारंट कब सर्व होंगे। तो व्हेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द डिफॉल्टर मे बी अरेस्टेड, सच अरेस्ट शैल बी मेड अपॉन अ वारंट इशू, यानी वारंट इशू किया जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर वारंट इशू करेगा, कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट सच पर्सन अरेस्ट, जो कि कॉम्पिटेंट है उस बंदे को अरेस्ट करने के। पहले वारंट देगा फिर अरेस्ट करेगा जाके। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रेमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट। अच्छा जी, अब अगर कोई रेवेन्यू अफसरान ने कोई मेजरमेंट करनी है किसी लैंड की, कोई मतलब है डिमार्केशन वगैरह करनी है, कितनी है ये लैंड, ये सब कैलकुलेट करना है, तो क्या करेगा पावर ऑफ रेवेन्यू अफसर। यहाँ पर देखते हैं ये सेक्शन 30 बता रहा है, It shall be lawful for any revenue officer and any person acting under the orders of the revenue officer at any time to enter when necessary for the purpose of measurement, demarcation, fixation or inspection of boundaries or boundary marks, classification of soil or assessment or of any other purpose connected with the lawful exercise of this office under the provisions of this act or any other law for the time being in force relating to the revenue land revenue upon the any lands or premises whether belonging to government or to private individuals। ठीक है, इन सारे मकसदों के लिए मेजरमेंट, डिमार्केशन, फिक्सेशन, इंस्पेक्शन, बाउंड्री मार्क्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, असेसमेंट, ये सब जो दिया हुआ है ना, इसके लिए जो है रेवेन्यू अफसर के पास जो है वो पावर है कि वो उस लैंड में एंटर हो सकता है इन सारे मकासद के लिए, जब भी वो ज़रूरी हो। ठीक है ना, जब भी उसकी ज़रूरत है तब ही वो एंटर हो सकता है। और इस एक्ट की प्रोविजंस के तहत एंटर होगा। और कोई भी लॉ जो है वो अगर है मौजूद है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, ये इसके अलावा कोई लैंड रेवेन्यू से अगर एक्ट लॉ डील कर रहा है टाइम बीइंग के लिए, तो वो उसके तहत अपॉन एनी लैंड जो प्रेमिस वेदर बिलोंग टू गवर्नमेंट और प्राइवेट, यानी अगर वो लैंड गवर्नमेंट की है तब भी, और अगर किसी प्राइवेट की है, इंडिविजुअल की है, तब भी वो क्या कर सकता है, इन मकासद के लिए उस जगह पर एंट्री मार सकता है। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक और प्रोविज़न दी हुई है, दैट नो प्रेमिसेस used as human dwelling shall be entered upon except with the consent of the occupier thereof without serving on the occupier a notice of not less than 7 days in the prescribed form। इतनी सी बात लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा किसी जगह पे रह रहा है, किसी की ह्यूमन डिवेलिंग प्लेस है जहाँ पे रिहाइश है लोगों की, तो वहाँ पर वो खुद ब खुद एंटर नहीं होगा। उसके लिए जो है वो पहले नोटिस देगा उसको 7 दिन पहले कि जी हमने आना है, आपकी मार्क करना है, तो फिर एंट्री होगी। इतनी बात लिखी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड ऑन टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस ऑफ द ऑक्यूपायर्स, यानी क्या है, एहतराम किया जाएगा लोगों की रिहाइश का, और कोई भी जो रिलीजन से कंसर्न अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको भी ड्यू रिगार्ड एहतराम किया जाएगा। प्लेस ऑफ सिटिंग, A revenue officer other than an assistant collector of the first grade may exercise his power under this act at any place within the limits of his jurisdiction, यानी उसकी रेवेन्यू अफसर जो है असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट कलेक्टर की बात नहीं हो रही जिसे हम तहसीलदार कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, उसके अलावा जो भी कोई रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक्सरसाइज कर सकता है। रेवेन्यू अफसर, इसके अलावा जो है रेवेन्यू अफसर जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है इस एक्ट के तहत किसी भी जगह पर विद इन द लिमिट्स ऑफ जहाँ तक उसकी जुरिस्डिक्शन है, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है अदर देन असिस्टेंट कलेक्टर। असिस्टेंट कलेक्टर को यहाँ पे क्या थोड़ी एक्सेप्शन है, उसके अलावा एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज हिज पावर्स एट एनी प्लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड। जो असिस्टेंट कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड है वो कहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, फिर मे एक्सरसाइज हिज पावर्स एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर जहाँ पे विद इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई भी जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड, जहाँ पर उसकी नौकरी है। प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज, सेक्शन 32, any proceeding held before a revenue officer under this act on a day notified as a holiday shall not be invalid by reason of such proceedings having been held on that day। देखें, अगर रेवेन्यू अफसर जो है वो किसी छुट्टी के दिन जो है वो प्रोसीडिंग्स रख लेता है, पार्टीज़ अगर चाहती हैं और रेवेन्यू अफसर को दरख्वास्त करती हैं, जो मिन्नत समाजत करती हैं और वो प्रोसीडिंग किसी हॉलीडे वाले दिन रख लेता है, जैसे संडे को रख लेता है, तो वो प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर है सील्स, सेक्शन 33, Government may from time to time a notification prescribe what revenue officer shall use a seal and what size and description of seal shall be used by each of the officer। यानी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में बता सकती है कौन सा रेवेन्यू जो है वो सील इस्तेमाल करेगा और किस साइज़ की इस्तेमाल करेगा और क्या डिस्क्रिप्शन होगी सील की, शैल बी यूज बाई जो सच ऑफिसर के जो है वो जो सील जो है वो कौन सी इस्तेमाल करेगा। कॉस्ट्स,
रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 34 जी हम पढ़ रहे हैं। A revenue officer may give and apportion the cost of any proceedings under this act in any manner he thinks fit, provided that if he orders that the cost of such proceedings shall not follow the event, he shall record his reasons for the order। अब जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कॉस्ट भी लगा सकता है जी। कॉस्ट कोई भी प्रोसीडिंग पर आ रही है इस एक्ट के तहत, तो वो जो है वो कॉस्ट जो है उन पार्टीज़ को भरने के लिए कह सकता है भाई बराबर अपॉर्शनमेंट कर देगा, तो वो ये भी कर सकता है, ये भी उसकी पावर है कॉस्ट के रिलेटेड रेलिवेंट। प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही ऑर्डर्स दैट कॉस्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग शैल नॉट फॉलो द इवेंट ही शैल रिकॉर्ड हिज रीज़न। लेकिन अगर वो इस इवेंट से रेलिवेंट नहीं हो रही हैं तो फिर वो उसको रीज़न्स लिखनी पड़ेंगी कि देखें जी अगर उसने कॉस्ट लगाई है किसी प्रोसीडिंग में तो उसको वो रीज़न्स बतानी पड़ेंगे ना कि उसने ये कॉस्ट क्यों लगाई है। बस इतनी सी बात। पेनल्टी मेरा गला भी थक गया है। Section 35, if a person required by summons, notice, order or proclamation proceedings from a revenue officer to attend at a certain time and place within the limits of the state in which he ordinarily resides or in which he holds or cultivates land, fails to comply with the requisition, he shall be liable at the discretion of the revenue officer to a fine which may extend to 50 rupees। पेनल्टी कितनी लग सकती है? किसी बंदे पर 50 रुपये तक लग सकती है। अगर उसको नोटिस समन दिया जाता है और वो अटेंडेंस नहीं करता तो उसको 50 रुपये तक फ़ाइन हो सकता है। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर 5 है, ये छोटा सा चैप्टर है, विलेज ऑफिसर से रिलेटेड है, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।